आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये क्या है, कह रहा है कि समुच्चय का निरूपण तथा उसके एलिमेंट्सों के बारे में जानकारी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बारे में लिखा गया है। तो चीजें क्या कहती हैं, किसी भी समुच्चय को कैसे निरूपित किया जाए। तो ये याद रखिए कि किसी भी समुच्चय को निरूपित जब करना हो तो हमेशा आपको अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से ही सूचित किया जाता है। और यदि किसी समुच्चय के एलिमेंट्स अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हो तब, अन्यथा नंबर्स भी हो सकते हैं, कुछ नेम्स भी हो सकते हैं अंग्रेजी सेट के अंदर। ठीक है, तो सेट के अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो मैं कहूंगा कि जब किसी सेट के एलिमेंट्स अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हों तब अंग्रेजी, जब उनके सदस्यों को निरूपित करना होगा तब अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों का प्रयोग करते हैं। आइए एग्जांपल से समझ लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही चीज है। लेट, एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पे हम प्राकृतिक संख्याओं का समूह ले लेते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का समूह। तो ये एक समुच्चय है, आप पहले ही वीडियो में जान चुके हैं। तो अगर इसको निरूपित करना हो तो आप लेट मान सकते हैं। लेट किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला के एक बड़े अक्षर से निरूपित कर सकते हैं। परंतु एक बात याद रखिएगा कि जो ये प्राकृतिक संख्याओं का समूह है इसको हमेशा कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। ये पहले से मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। ठीक है, तो मैं एन भी यहां पे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी याद रखिएगा नेचुरल नंबर को हमेशा किससे निरूपित किया जाता है, एन से। और भी जहां भी लिखा रहेगा वो एन है, स्मॉल एन नहीं लिखा रहता, वो हमेशा कैपिटल एन रहता है। इसका मतलब समझ रहे हैं, वो हमेशा एक सीट के फॉर्म में लिखा होता है। ठीक है, अब मान के चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। एक समप्राकृतिक संख्याओं का समूह। तो एक बात याद रखिए कि समप्राकृतिक संख्याओं के समूह के लिए कोई भी मेंशन्ड एक नोटेशन नहीं है जिससे हम उसको निरूपित करें। तो यहां पे आप स्वतंत्र हैं कुछ भी मानने के लिए। ठीक है, तो लेट, ये पहले से मेंशन था तो लेट नहीं कर सकते इसको। हम ए ले लेते हैं यहाँ पे, अभी कुछ भी आप ले सकते हैं बशर्ते एम नहीं ले सकते, क्योंकि ये केवल प्राकृतिक समप्राकृतिक संख्याओं के समूह को निरूपित कर रहा है। तो एम के छोड़कर बाकी आप जो लेना है आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक समुच्चय को शो कर दिया गया, किससे, कैपिटल ए से। ठीक है, ठीक है, और भी दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, तीसरा। अब यहाँ पे तीसरा जो एग्जांपल है बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह। तो आपको पता होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं, 5, ए ई आई ओ यू। तो अब यहाँ पे क्या है कि इसके जो सदस्य हैं वो भी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं, और एक समुच्चय को निरूपित भी किससे किया जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से। तो इसको जब मैं लिखूंगा
तो आप कोई भी एक अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर को ले लीजिए। मैं यहाँ पे बी ले लेता हूं। हमने बी से निरूपित किया किसको? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के समूह को। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह। ठीक है, तो बी को कैसे लिखेंगे? यहां पे लिख के दिखा देता हूं, इसके बारे में हमें आगे पढ़ना है, लेकिन आपको समझाने के लिए यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, अभी मुझे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, क्लासिफिकेशन ऑफ सेट, बंटवारा, टाइप्स ऑफ सेट, उनके बारे में पढ़ना है। तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि किसी भी सेट को लिखते कैसे हैं। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, आगे टॉपिक में आएगा वो। ठीक है, तो यहां पे ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू। तो आप देख रहे हैं किसी सेट को जब निरूपित करना हुआ तो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से हमने किया, पर अगर किसी सेट के अवयवों को, यदि वे अवयव अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हो तब, अगर उसे निरूपित करना हो तब अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि इतना एग्जांपल देने के बाद ही आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे नेक्स्ट स्टेप में कह रहा है कि ये दो संकेत हैं, इनको एप्सिलॉन बोला जाता है, यानी इनको एप्सिलॉन कहा जाता है, सांकेतिक नाम है इनका। ठीक है, तो एप्सिलॉन डज नॉट, एप्सिलॉन का अर्थ हम समझने का प्रयास करेंगे। इन सेट यानी समुच्चय में हम बहुत जगह इसका यूज करेंगे। यूं कह लीजिए कि पूरे सेट में सबसे ज्यादा यूज होगा इसका, अगर किसी थ्योरी को प्रूव करना हो तो। और इसका जो कंसेप्ट है आपको समझ में आना चाहिए। एक और है संकेत जिसका सेट में बहुत ज्यादा यूज होता है, पहले इसको समझ लेते हैं, बाद में जब आएगा उसको तो उसको समझ लेंगे। ठीक है, तो यहां पे एक एप्सिलॉन चिन्ह है, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, इसको डज नॉट एप्सिलॉन बोलते हैं। ठीक है, तो एप्सिलॉन चिन्ह है, तो ये जब लगता है, और पहली चीज कहां लगता है और दूसरी चीज जब लगता है तो ये क्या बताता है? तो याद रखिए, सेट और उसके सदस्यों के बीच ये अप्लाई होता है। यहां पे मैंने लिखा है, कह रहा है यदि कोई सदस्य x कोई वैल्यू है, यानी उसमें बहुत सारे एलिमेंट होते हैं सेट में, जैसे यहाँ पे एक सेट था भी जिसमें 5 एलिमेंट्स है, इसमें तो अनंत है, ऊपर वाले में इसमें भी अनंत है। तो उसी तरह से एक समुच्चय A है जिसमें कोई सदस्य x है, अननोन है, पर बहुत सारे नोन होंगे, बात की बात बाद में, यहाँ पे थ्योरी पर हम ध्यान देते हैं। तो एक कोई एलिमेंट x है जो किसी समुच्चय A का क्या है? सदस्य है। तो उस केस में हम उसको निरूपित कैसे करेंगे? मैं हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी एलिमेंट को, कोई भी अगर एलिमेंट किसी सेट का, उल्टा इसको बोलना था, कि अगर किसी सेट का अगर कोई एलिमेंट हो, यदि किसी सेट का कोई एलिमेंट हो तो हमेशा उसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, निरूपित करते हैं। और याद रखिएगा, पढ़ने का जो तरीका होता है, नहीं पढ़िएगा कि x एप्सिलॉन a, नहीं, ये गलत है, उसका नाम है एप्सिलॉन, पढ़ेंगे नहीं उसको। ये बताना चाह रहा है x बिलोंग्स टू सेट a, कहने का मतलब ये है कि जो यह x है वो समुच्चय A से बिलोंग करता है। अच्छा, आप लोग ज्यादातर, आपसे जब पता पूछा जाता है कि आप कहां से हैं, तो आप लोग क्या करते हैं? इंग्लिश में कैसे बताते हैं? आई बिलोंग टू फलाना गांव। तो इसका क्या मतलब है कि मैं वहां से हूं। तो यहां पे बिलोंग्स टू का जो अर्थ है, x बिलोंग्स टू सेट A, इसका मतलब कहने का ये है कि जो x है वो किस सेट से बिलोंग करता है? A से। ठीक है, और ठीक इसके उल्टा, यदि कोई एलिमेंट किसी सेट का सदस्य न हो, यानी कोई ऐसा सेट है जिसमें जो x है वो एलिमेंट उपस्थित ना हो, तो हम क्या बोलेंगे? x डज नॉट एप्सिलॉन a। लेकिन पढ़ेंगे क्या इसको? यानी निरूपित ऐसे करेंगे, पर पढ़ेंगे क्या? x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट a। एग्जांपल देख लीजिए, यही मैं तीसरा एग्जांपल ले लेता हूं, मैं इसे उठा लेता हूं, आपको इजी समझ में आ जाएगा। b बराबर, ये लिखा जो अभी जा रहा है, अभी इसमें बात नहीं करेंगे, वो बाद में आएगा तो हम उसको समझाएंगे। A E I O U, ठीक है, तो ये हो गया आपका सेट। तो अगर मैं कहूं कि E
क्या समुच्चय बी में है? हाँ है, बिलोंग करता है। E बिलोंग्स टू सेट बी, यानी कहने का मतलब है कि जो E है, स्मॉल e है, वो समुच्चय बी में उपस्थित है। बट अगर मैं कहूं B या C, क्या B में उपस्थित है? तो आप कहेंगे कि ना नहीं है, तो इसको कैसे निरूपित करेंगे? C does not belong to set B, और इसको निरूपित does not एप्सिलॉन यानी C does not एप्सिलॉन B से करेंगे। ठीक है, ये आपको बहुत इजी चीज है, ये आपको समझने के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं है, बशर्ते इसका यूज ज्यादा होता है। हाँ, कंसेप्चुअल चीजें हैं, अभी ये छोटा है, बाद में इसका कंडीशन जब बढ़ेगा तो इसका अप्लाई कैसे किया जाता है मैं और अच्छे तरीके से उसको थियरी में समझाते चलूंगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये थियरी आपको समझ में आई। अगर नहीं समझ में आई तो आप लोगों के लिए लाइव क्लास भी शुरू करने वाला हूं। फिलहाल आप इस थियरी को देख के बहुत क्लियरली से समझने का प्रयास करें। अगर नहीं समझ में आता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत जल्द ही लाइव क्लास लेने वाला हूं। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। कह रहा है समुच्चय को व्यक्त करने की विधियों के बारे में। तो समुच्चय को व्यक्त करने की दो विधियां हैं। ठीक है, सारणी रूप या इसी का नाम है तालिका रूप। इंग्लिश में आप इसे टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म भी कह सकते हैं। जरा एनसीईआरटी में रोस्टर फॉर्म जो नाम है उसका यूज करता है, इसका बड़ी कम बुक में यूज करता है, लेकिन आप जानिए। ठीक है, और दूसरा है सिंबॉलिक फॉर्म, रूल फॉर्म और या सेट बिल्डर फॉर्म। तो एनसीईआरटी में ज्यादातर आपको जो नाम दिखेगा ये वाला दिखेगा, सेट बिल्डर फॉर्म। ये अदर बुक में नाम यूज करते रहता है, किसी से नाम ये तीनों यूज किया है, ये वाला भी यूज किया है, आर डी शर्मा में भी कुछ नामों को यूज किया है, आर एस अग्रवाल में भी यूज किया है। तो नाम कितने तरीके से लिखे जाएं एक ही नाम को, उसे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। बस आप दो जान लीजिए कि किसी भी सेट को रिप्रेजेंट के दो तरीके होते हैं। ठीक है, यानी दो विधियां होती हैं किसी भी सेट को लिखने की। ठीक है, उसमें से पहला है रोस्टर फॉर्म या सारणी रूप टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो अब इस विधि में किसी भी समुच्चय के अवयवों को कैसे लिखते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कह रहा है सारणी रूप में जो समुच्चय के सभी अवयवों को, एक एक चीज सारणी रूप में यानी इस रूप या इस विधि में किसी भी समुच्चय के अवयव को कैसे लिखते हैं, तो वही समझाने का प्रयास कर रहा है। कह रहा है समुच्चय के सभी अवयवों को मझोले कोष्ठक के अंदर एक एक कर अर्ध विराम देकर लिखा जाता है। एग्जाम्पल आइए देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा इसी तरीके से। नंबर 1, हम एक सेट ए ले लेते हैं, अंग्रेजी वर्ण माला के स्वरों का समूह। ठीक है, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू मझोले कोष्ठक के अंदर जितने भी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर आएंगे। और दूसरी बात, जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि किसी भी समुच्चय के अवयव को कैसे रिप्रेजेंट किया, निरूपित कैसे किया जाता, तो हम बताया था जब उसके एलिमेंट्स ही स्वयं अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हो तो स्मॉल लेटर का यूज करते हैं। तो यहां पे ए, ई, आई, ओ, यू 5 को वॉवेल होते हैं। ठीक है, तो ये 5 वॉवेल हो गए, मझोले कोष्ठक के अंदर लिख भी लिया। पर अगर आप अर्ध कामा नहीं देते हैं तो यह सेट नहीं कहलाएगा। ये अर्ध कामा ये बताता है कि ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग हैं। अगर आप इन अर्ध कामास को नहीं देते हैं तो इसका मतलब वो एक ठो पूरा मीनिंगलेस वर्ड बनाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आया। और भी एग्जांपल देख लेते हैं। यहां एक बी सेट है, कह रहा 10 से कम प्राकृतिक संख्या, तो बी
बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या 10 लिखेंगे? नहीं, 10 से कम, 10 से कम यानी 9, 10 नहीं। तो आपने क्या किया, 1 से लेकर 9 प्राकृतिक संख्या आपको आती है, 1 से शुरू होती है गिनती वाली संख्या, ठीक है। लेकिन 10 से कम, 10 से बेसी नहीं जाना है, ना ही 10 लेना है। तो ये 1 से 9 तक जितनी भी संख्याएं हैं उनको हमने क्या किया, मझोले कोष्ठक के अंदर लिख लिया और सभी को बीच में अर्ध कमा देते हुए लिख दिया। तो ये जो समुच्चय हमने जिस विधि से लिखा है, इसी विधि का क्या नाम है, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म आप बोल सकते हैं, ठीक है। और भी एग्जांपल देख लीजिए, क्योंकि बहुत सा जो चैप्टर पहला होगा उसी में एक सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए बोलेगा, फिर रोस्टर से सिंबॉलिक सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में। तो ये आपको बहुत ही ज्यादा क्लियरली से आना चाहिए। ठीक है, सी यहां लिख लेते हैं 3 का अपवर्त है। अब इसका क्या मतलब है, यानी 3 का गुणज। तो 3 का गुणज 3 6 9 12 15, लेकिन करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इंफिनिटी तक चलता रहेगा। जब इंफिनिटी, एक और चीज यहां ध्यान दे लीजिएगा, इंफिनिटी केस वाले में हम डैश डैश करके छोड़ देते हैं इस रोस्टर फॉर्म में, इस रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। चलिए ये तीसरा एग्जांपल था। फॉर एग्जांपल कुछ बुक से उठा लेते हैं। दिया है समीकरण x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0 के हलों का समूह, ठीक है। तो पहली बात, जब आप इस सेट D को लिखेंगे तो कैसे आप समुच्चय को लिखेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां तो आपको पहले से पता था ये 10 से कम प्राकृतिक संख्या ये सब होती हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के होता है, पहले से ही आपको जानकारी था तो आपने तुरंत लिख दिया। 3 का पर 3 का गुणा लिखना था, लिख दिया आपने तुरंत। बट आपको पहले से पता, वैसे ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको हो सकता है देखते आंसर पता चल जाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये आंसर ना पता, लेकिन आप अगर साइंस लिए हैं तो आपको ये आंसर देखते ही बता देना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं बताने का प्रयास ये कर रहा हूं कि ये हल कैसे होगा, ठीक ना। अगर कोई भारी सवाल, इससे डिफिकल्ट सवाल अगर होता तो इसको हल कैसे करेंगे, मेरा समझाने का यही मतलब है, ये नहीं कि आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये एक सवाल है। तो अब कह रहा इसके हलों का समूह एक सेट बनाता है टी। तो हम क्या करेंगे, अगर हम कंफ्यूजन हो, वैसे तो इसका पता है कि प्लस माइनस 5 आएगा, लेकिन अगर हमको नहीं पता तो हम क्या करेंगे, उस सवाल को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। और जो सॉल्यूशन की वैल्यू आएगी वही समुच्चय के अंदर, वो जो सॉल्व होंगे वही समुच्चय का एलिमेंट्स कहलाएगा। तो उसको अंदर रख देंगे सेट के अंदर, मॉड्यूलर कोष्ठक के अंदर। चलिए देख लीजिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, एक्स इक्वल टू रूट 25 एंड एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो एक बार माइनस 5 कॉमा प्लस 5, ये इसके हलों का समुच्चय हो गया। आई होप कि आपको ये जो सारणी रूप था
समुच्चय को व्यक्त करने की जो विधि थी, आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, आइए अब हम लोग समुच्चय के नेक्स्ट विधि को जानते हैं, जिसमें समुच्चय को लिखने के तरीके को बताया गया है। ठीक है, तो ये है आपका सेट विल्डर फॉर्म। इसमें भी समुच्चय के अवयवों को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसी के बारे में। ठीक है, ये दूसरी मेथड है। तो यहां कह रहा है कि समुच्चय निर्माण रूप में मझोले कोष्ठक के अंदर, तो एक बात तो क्लियर है कि दोनों मेथड्स में मझोले कोष्ठक का यूज किया जा रहा है। ठीक है, अब यहां पे आगे बोल रहा है कि कोष्ठक के अंदर चर x को, चर x, यहां पे चर के रूप में आप केवल x नहीं, x y z समथिंग कुछ भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा x ही रहे। यहां पे बस लिख दिया गया है, लेकिन आप चाहें तो x y z या समथिंग एल्स किसी भी चर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चर x को लिखकर तिरछी लकीर या कॉलन देकर पुनः चर को लिखकर उस समुच्चय के उस गुण को लिखा जाता है। ठीक है, समुच्चय के उस गुण को लिखा जाता है जो समुच्चय के प्रत्येक अवयव द्वारा संतुष्ट होता है। मैंने जब आपको समुच्चय की डिफिनीशन दिया था तो वहां पे सुपरिभाषित का अर्थ समझाया था। मैंने क्या कहा था? प्रत्येक वस्तु के रंग रूप आकृति भिन्न भिन्न होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा, उन सभी में एक सर्वसाधारण गुण उपस्थित होना चाहिए जिसके तहत हम कह सकते हैं कि ये सेट हैं। और यकीन मानिए इन्हीं दोनों गुणों का यूज करके ये दो मेथड्स बने हैं। जो पहला वाला था रोस्टर फॉर्म, वो उनके भिन्न भिन्न आकृतियों का यूज करके एक मेथड बन गया, और ये वाला जो है वो सर्वसाधारण गुण का यूज करके ये नेक्स्ट विधि बना है। एक और मुसीबत को कम करने के लिए इस विधि का निर्माण हुआ था। मैंने एक सेट लिखा था जब रोस्टर फॉर्म पढ़ा रहा था एग्जाम्पल पर, कि कोई सेट एक सी है जो टीसी जो भी हो, 3 का अपवर्थ है। तो आपने वहां देखा था कि 3, 6, 9, 12, 15 इसी तरह डॉट 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 इन्फिनिटिव केस में जा रहा था। तो सेट के अंदर जब बहुत सारे एलिमेंट हो जो नंबर्स ऑफ मोर देन हो, यानी इंफिनिटिव केस में हो, तब ज्यादातर हम रोस्टर फॉर्म का यूज नहीं करते हैं लिखने में, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो इस टाइम वेस्ट को कम करने के लिए एक नए मेथड का यूज किया गया, जिसमें सेट के उस दूसरे प्रॉपर्टी का यूज किया गया, यानी सर्वसाधारण गुण की। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लासिफिकेशन का अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि ये कहां से उठाया गया। सेट की डिफिनीशन से ही इसको उठा लिया गया। उसके जो सुपरिभाषित अर्थ था, मतलब किसी सेट को अच्छे से परिभाषित करने के जो तरीके, मेथड्स के बारे में समझाया था मैंने, उन्हीं दोनों तरीके से उसका 2 क्लासिफिकेशन करके रिप्रेजेंट करने का तरीका बता दिया गया और बनाया गया। ठीक है, तो पहला आप पढ़ ही चुके हैं, रंग रूप आकृति भिन्न भिन्न थी। तो मॉड्यूलर क्वेश्चन के अंदर क्या कर रहे थे? प्रत्येक को अलग अलग लिख रहे थे कि नहीं लिख रहे थे? अर्धकमा दे दे करके। अब यहां पे क्या है? यहां पे हम उसके दूसरे गुण की बात करेंगे। चलिए देखिए, ज्यादा लेक्चर नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल वही ले लेते हैं जो रोस्टर फॉर्म में लिया था, ताकि आपको ये समझ में आए और अच्छे से। ठीक है, तो यहां पे क्या था? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह। तो जब रोस्टर फॉर्म में आपको लिखा था तो लिखा था, आप जानते हैं। ठीक है, यहां पे बात करते हैं इसको, जो लिखने की ये बात कर रहा है, एक्स कॉलन या तिरछी लाइन। ठीक है, एक्स, पुनः उसी चर को आप लिख सकते हैं, और फिर उस सर्वसाधारण गुण को लिखेंगे जो उस समुच्चय का प्रत्येक अवयव धारण करता हो। तो एक बात बताइए, इस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर होंगे। जाहिर सी बात है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर होंगे। तो यहां पे हम लिख देते हैं अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है
अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। अब इसकी बात अच्छे से कर लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में 5 होते हैं, लेकिन यहां पे लिखा है स्वर है, लग रहा है कि ये कई है। ठीक है, तो एक और चीज, इसका और इन दोनों का मतलब क्या है ये भी समझ लीजिए। देखिए ये क्या शो करना चाह रहा है और क्या बताना चाह रहा है, ये कैसे लिखा जाता है, इसका मतलब क्या है। ये जो x है, पहले वाला x, ये कहता है कि ये x a का एलिमेंट है, यानी जो x है बिलोंग्स टू a है। यानी कहने का मतलब ये जो x है, जो अननोन क्वांटिटी है, मेरे को नहीं पता अभी केवल x लिखा गया है जो कि एक अननोन क्वांटिटी है, पर मेरे को नहीं पता। ठीक है, तो मेरे को नहीं पता, तो यहां पे x क्या कर रहा है, कह रहा है कि ये समुच्चय A में उपस्थित है। ठीक है, फिर उसके बाद कॉलन, अब उस x के बारे में डिफाइन कर रहा है कि वो x है क्या। ठीक है, तो यहां पे लिख रहा है x अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, तो जाहिर सी बात है एक स्वर की बात कर रहा है। तो अगर अननोन है तो जितने भी स्वर होंगे अलग अलग से आपको कहेगा। x की वैल्यू एक बार a होगी, x की वैल्यू एक बार e होगी, x की वैल्यू एक बार i होगी। यानी कहने का मतलब ये सिंगुलर फॉर्म में दिखा रहा है, लेकिन ये सबको रिप्रेजेंट करेगा। कहने का मतलब है कि जब द्विघात समीकरण आप हल कर रहे हो तो x की वैल्यू क्या आएगा पहले से आपको डिफाइन नहीं होता, लेकिन x की वैल्यू 2 आएगा। अगर बहुत सारे द्विघात समीकरण हो तो x की वैल्यू बहुत सारे आ सकते हैं, तो वहां पे ये नहीं पहले ही बताया जा सकता कि x की वैल्यू बहुवचन में आएगा, सिंगुलर फॉर्म में आएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक ना, तो यहां पे ये जो चीज है, ये x भी कहता है कि ये x बिलोंग्स टू a, और वहां पे फिर पुनः बताया जाता है कि ये x है क्या। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। ठीक है, चलिए और भी एग्जांपल लेते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नंबर 2 बी, यहां था 10 से कम प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको कुछ चीजों का यूज करूंगा, आप लोग देखते रहिएगा। तो मझोले कोष्ठक के अंदर एक x ले लेंगे जो बताएगा कि x बिलोंग्स टू b है, पर है क्या, x 10 से कम प्राकृतिक संख्या है। x 10 से कम प्राकृतिक संख्या, ये हो गया। आपको इजी लग रहा है 10 से कम प्राकृतिक संख्या, हाँ भाई x क्या है, 10 से कम प्राकृतिक संख्या। पर आप इसको या कुछ और रूप से भी लिख सकते हैं, मैथमेटिकली ये जितना आपने हिंदी लिखा है इसके बदले में कुछ और लिख सकते हैं। देखिए x कॉलन x, x इक्वल टू n। ठीक है, आपने कहा कि x n है, ठीक है, तो और यहां पे आप ये शो कर रहे हैं कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x क्या है, n है, और n किस क्या बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। और यहां पे आपने एक और शर्त लगा दिया n लेस देन 10। तो आपने जो हिंदी लिखा इसी हिंदी को मैथमेटिकली यूज कर दिया आपने। एक और बात बता देता हूं, अगर आप कंपटीशन में पढ़ते हैं, जेईई मेंस या किसी कंपटीशन लेवल की पढ़ाई पढ़ते हैं, तो यकीन मानिए आपको हिंदी कहीं नहीं मिलेगा। ज्यादातर सेट के अंदर इन्हीं सब चिन्हों का यूज करके आपको बताएगा, और बीएससी बाई चांस आपको करना पड़ा तो ये तो हिंदी भूल जाइए कि आपको मिलेगा कहीं कहीं भी। ये ऐसा छोटा छोटा नहीं मिलेगा आपको वहां पे, ये इसी टाइप का मिलेगा, कोई रिलेशन होगा, और यकीन मानिए बस इन्हीं नोटेशनों से चलेगा, हिंदी नहीं लिखना पड़ता है वहां।
तो अभी से आप ये समझने का प्रयास करिए। देखिए एक इसका कहने का मतलब क्या है, समझा रहा हूं एक एक चीज। x इक्वल टू n, एक n भी अननोन क्वांटिटी है, मेरे को नहीं पता, यहां x भी अननोन क्वांटिटी थी, पर कह रहा है कि जो x है n के बराबर है, तो n क्या है हमें जानना पड़ेगा ना। वो कह रहा है कि x n के बराबर है, तो अब मेरे को ही जानना है कि n क्या है। तो n कह रहा है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी n जो है वो प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या अगर है तो प्राकृतिक संख्या में कंडीशन तो बहुत है, 1 से लेकर इंफिनिटी तक, तो मैंने कंडीशन लगा दी, बन जाएगी n प्राकृतिक संख्या है लेकिन 10 से कम ही होना चाहिए। तब बताइए कि 10 से कम प्राकृतिक संख्या कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये देखिए ये नोटेशन में क्या कर दिया, बहुत अच्छा से इसको लिख दिया, ठीक है। चलिए समझिए और भी। तीसरा सी 3 का अपवर्त्य है, ठीक है। तो हम सी को क्या लिख सकते हैं, यहां पे y कॉलन y कर लेते हैं, ये आपको इसलिए कि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि हमेशा x ही रहता है, y भी रह सकता है। तो y 3 का अपवर्त्य है, ठीक है। अब इसको मैथमेटिकली में यूज किया, तो हिंदी लिख दिया ना, 3 का अपवर्त्य है, ये आपको समझ में आएगा, इजी है, क्योंकि कॉमन सेंस बहुत जल्दी से काम करता है जब कोई चीज साधारण दिखती हो। लेकिन इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल के लैंग्वेज में लिखते हैं और थोड़ा इजी है, लेकिन मेरे लिए, आप लोगों के लिए अभी शुरुआत है तो हो सकता है शुरू में थोड़ा इधर उधर लगे, लेकिन बाद में जब सीख जाएंगे तो वही अच्छा लगेगा। इस हिंदी को लिखने से ये बकवास लगता है हिंदी वाला, y कॉलन y इक्वल टू 3n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब कहोगे किसी के दिमाग में आ रहा हो, चलो कंफ्यूजन बाद में करते हैं, अभी हम समझा देते हैं पहले इसको। यहां पे कह रहा है कि ये जो y है ये किसका एलिमेंट्स है, c का, तो ये y है, क्या कह रहा है कि y 3n के बराबर है। पहले तो y ही अननोन था, अब y अननोन होते हुए एक रिलेशन शो कर रहा है n से, कह रहा है कि जो y है ना 3n के बराबर है, 3n के, तो 3 तो हमको दिख रहा है ना, 3 एक नंबर है, पर n क्या है, n को डिफाइन तुरंत कर दिया, नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में क्या हो गया, 1 से लेकर इंफिनिटी तक। तो अगर 1 का 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3, 2 का 3 से कितना करेंगे, 6 हो जाएगा गुणा, 3 का 3 से करेंगे 9, 4 का 3 से 12, 5 का 3 से 15। तो आप इसी तरह जब गुणा करते जाएंगे तो 3 का पावर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। अब दूसरी बात, यहां पे एक और बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहां पे डायरेक्टली 3 आप कैपिटल एन लिख देते, नेचुरल नंबर गुणा हो जाता, नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है, आप डायरेक्टली नेचुरल नंबर से गुणा नहीं करते, एक एक संख्याओं से गुणा करेंगे, ठीक ना। तो जब एक एक संख्याओं से करेंगे तो यहां बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर करना पड़ेगा, एक एक टर्म की बात कर रहा है। अब एक ही नहीं कि 1 2 3 4 बार आप लगा के कोष्टक, जैसे मेरा कहने का मतलब ये है 1 2 3 4 कोष्टक इंफिनिटी तक गुणे 3, ऐसा नहीं चलेगा, एक एक टर्म की बात कर रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आई। ऐसे आप तो हो नहीं कि हाँ ना बोलो, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रही तो वीडियो को रिपीट करके देखो, नहीं तो फिर जुड़ने का लाइव क्लास का तुम लोगों को बता ही दिया हूं, वहां पे पूछ सकते हो, ठीक है। और भी एग्जांपल ले लेते हैं।
जी बराबर थोड़ा सा ये देखिए, हमने यहाँ पे अभी तक कोई फॉर्म नहीं था, यहाँ पे डी बराबर हमने रोस्टर फॉर्म में सेट लिया, ठीक है, जिसका एलिमेंट्स केवल और केवल 2 है। अगर इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो लिख देंगे x कॉलन x। 2 की प्रॉपर्टी ऐसा बताइए कि जो केवल 2 पे लागू होता है। पहले तो सम और फिर अभाज्य, सम अभाज्य, बाकी जो भी सम आते हैं वो सब भाज्य होते हैं, बस यही एक ऐसा सम है जो अभाज्य होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं, एक सम अभाज्य है, ठीक है। आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो ये प्राइम और तो नंबर लिखना पड़ेगा, लेकिन ये इजी है, इतना इजी नहीं देता उस बड़े वाले कक्षाओं में, तो छोड़ दीजिए इसको। हाँ, लेकिन आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि इस जितने भी चीज मैंने लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, मैंने उनके सर्वसाधारण गुण का ही प्रयोग करके लिखा है। तो अगर आपको अच्छे से समझना है इस मेथड को, इस विधि को, ठीक है, समुच्चय के एलिमेंट्स को लिखने में, समुच्चय को लिखने में, तो आपको उसका सर्वसाधारण गुण खोजने आना चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है।